नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। यूं तो आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन इसके बावजूद आज राजनीतिक सरगर्मियां देश में जोरों पर रही, दिल्ली से लेकर दूर जम्मू तक। जी हां, पूरे देश भर में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर रही। कांग्रेस ने आज हल्ला बोल रैली की दिल्ली में महंगाई को लेकर। बीते कई दिनों से कांग्रेस इस रैली को लेकर तैयारियां कर रही थी। आज रामलीला मैदान में कांग्रेस ने हल्ला बोल रैली की और महंगाई को कहा कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और कांग्रेस ने कहा कि महंगाई के कारण आम लोग परेशान हैं। कांग्रेस की इस सभा में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता जुटे थे, लेकिन जब ये रैली खत्म हुई तो उसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि दरअसल ये महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली नहीं थी, ये परिवार बचाओ रैली थी। बीजेपी ने कहा कि दरअसल ये राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए किया गया। राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए बीजेपी ने कहा कि दरअसल कांग्रेस समय समय पर राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश करती है, और आज एक बार फिर रीलॉन्च करने की कोशिश की गई है। यह बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पर आमने सामने। हमें नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी ने जो पलटवार किया उसका एक कंटेक्स्ट है। वो कंटेक्स्ट ये है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी खबरें आ रही हैं, और कांग्रेस में नेताओं के इस्तीफों की भी खबरें लगातार आ रही हैं। बीते दिनों कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 50 साल तक कांग्रेस में रहने वाले बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने आज ही जम्मू में रैली की। उन्होंने आज जम्मू में रैली की, और जम्मू में रैली करके उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमीन पर है ही नहीं। कांग्रेस जमीन पर है ही नहीं, कांग्रेस सिर्फ कंप्यूटर पर, सोशल मीडिया पर उसकी पार्टी बनकर रह गई है। यह आरोप गुलाम नबी आजाद ने लगाया। तो एक तरह से आज रविवार के दिन लगातार जो हैं सुर्खियां बनी रही कांग्रेस की रैली को लेकर, बीजेपी के पलटवार को लेकर के, और साथ साथ गुलाम नबी आजाद को लेकर के। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो बड़ी बात है आज जिसको लेकर ये पूरी हम चर्चा कर रहे हैं वो ये कि महंगाई की जो रैली है, हल्ला बोल जो किया गया, वो महंगाई का बहाना है, क्या राहुल को रीलॉन्च करने के प्रोग्राम को शुरू करना है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रस्तावित चुनाव और पार्टी में इस्तीफों और बगावत की खबरों के बीच दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर रैली की। इस रैली के लिए कांग्रेस ने देश भर से अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल्ली आने का आह्वान किया था। रैली महंगाई को लेकर थी, और राहुल गांधी के निशाने पर एक बार फिर नरेंद्र मोदी और आरएसएस थे। हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है, और नफरत से क्या होता है? नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो, वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 2 व्यक्तियों का फायदा हुआ है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के भाषण को लेकर कहा जा रहा है कि अपने 26 मिनट के भाषण में राहुल ने 26 बार नरेंद्र मोदी का नाम लिया। तो भाजपा ने इस रैली के बाद राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका भाषण नफरत से भरा हुआ था, क्योंकि राहुल नेशनल हेराल्ड घोटाले में फंसे हुए हैं और अदालत से भी उन्हें राहत नहीं मिली है। ये कोई महंगाई कम करने की, महंगाई के ऊपर कोई रैली नहीं है, ये परिवार बचाओ रैली है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार राहुल गांधी को लॉन्च करा गया है, और 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी ने 90% चुनाव हारे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर 90% से ज्यादा इनकी सीटों पे जमानत जब्त हुई है।
इस टीम का कप्तान कोई नहीं बनना चाहता और इस वजह से एक बार फिर राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए यह योजना तैयार करी गई। दिल्ली में कांग्रेस रैली कर रही थी तो उधर दिल्ली से दूर जम्मू में करीब 50 साल तक कांग्रेस में अहम पदों पर रहने के बाद राहुल गांधी के तौर तरीकों से खफा होकर कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद ने भी रैली की और कहा कि कांग्रेस अब जमीन पर नहीं रह गई है। कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून और पसीने से बनाई है। ये कंप्यूटर से नहीं बनी है, ये ट्वीट से नहीं बनी है, ये SMS से भेजनी है। गलत अफवाहें हमारे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में फैलाने से नहीं बनी। वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, SMS पे है और इसीलिए जमीन से कांग्रेस गायब हो गई। दिल्ली में कांग्रेस की इस रैली में हालांकि कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता और राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, लेकिन रैली स्थल पर सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के ही बड़े बड़े कटआउट लगे थे। इसलिए भाजपा ने कहा कि कांग्रेस महंगाई के बहाने राहुल गांधी को एक बार फिर रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है। एक ही स्क्रिप्ट है 2014 से, आज फिर से राहुल गांधी जी ने उसी स्क्रिप्ट को पढ़ा है। एक अपरिपक्व भाषण था। राहुल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नेवर मूव टुगेदर। राहुल गांधी, द कांग्रेस शहजादा, टुडे रोल्ड आउट एन इमैच्योर स्पीच। राहुल जी का कहना था कि देश में नफरत और क्रोध भरा हुआ है। वैसे अगर ध्यान से आप लोगों ने सुना होगा तो आज राहुल जी के भाषण में नफरत और क्रोध था। 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में आप और सोनिया जी बेल में बाहर है, जांच चल रही है। आप लोगों ने कोर्ट में गुहार लगाया था कि हमें बेल दिया जाए, हमें इस केस को खारिज किया जाए, उसे स्क्वैश किया जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके इस अपील को खारिज किया। जिनको लगता था करप्शन इज देयर बर्थराइट एंड टू गेट अवे फ्रॉम करप्शन, टू गेट अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया इज देयर एंटाइटलमेंट, कि उनकी एंटाइटलमेंट है, उनके ऊपर कोई जांच नहीं होगी, तो स्वाभाविक है वो आज डरे हुए हैं। और यही डर है राहुल गांधी जो आपके भाषण में नफरत और क्रोध झलक रहा था। आज की रैली में कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा तो उठाया, पर साथ ही राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी के शासन में भारत कमजोर हो गया है। अब राहुल गांधी के इस आरोप को देश कितनी गंभीरता से लेगा, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि भारत के कमजोर होने का राहुल का ये आरोप ऐसे समय में आया है जब भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कोरोना को मात देकर भारत की इकोनॉमी में रफ्तार लौट आई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी 13.5% बढ़ी है और 2 दिन पहले स्वदेशी INS विक्रांत को नौसेना के बेड़े में शामिल करके भारत दुनिया की ऐसी 5वीं महाशक्ति बन गया है जो खुद ही विमान वाहक पोत बना सकता है। तो ये रिपोर्ट थी और इसी पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है एक बार फिर से, और इसको लेकर आज का मेरा सवाल जो है वो आपके सामने है, जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2 टूक में मेरा आज का सवाल, हल्ला बोल रैली महंगाई के नाम, क्या कांग्रेस ने शुरू किया राहुल गांधी रीलॉन्च प्रोग्राम? जी हाँ, मेरा आज का सवाल, हल्ला बोल रैली महंगाई के नाम, क्या कांग्रेस ने शुरू किया राहुल गांधी रीलॉन्च प्रोग्राम? ये मेरा आज का सवाल है और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ जो 4 मेहमान इस चर्चा में डिबेट में शिरकत करेंगे उनमें परिचय करवा दूं। गुरदीप सप्पल साहब जुड़ चुके हैं मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं गुरदीप सप्पल जी मेरे साथ जयराम विप्लव जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं जयराम विप्लव। हर्षवर्धन त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में शैलेंद्र दुबे जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। मैं शुरुआत में एक एक सवाल लूंगा और उस सवाल में मेरा आप चारों से रिक्वेस्ट रहेगा कि मैं
घड़ी के साथ 2 मिनट में आप अपनी बात रखेंगे, उसके बाद जो है डिबेट में हम ओपन चर्चा भी करेंगे, लेकिन थोड़ा समयबद्ध तरीके से, ताकि सबको समय पर्याप्त रूप से मिले। मैं शुरुआत करता हूं गुरदीप सप्पल जी आपके साथ। गुरदीप सप्पल जी, ये रैली महंगाई की थी, बीजेपी पलटवार कर रही है कि बीजेपी कह रही है महंगाई नहीं बल्कि परिवार बचाओ रैली है, राहुल गांधी को रीलॉन्च करने का प्रोग्राम है, क्या कहेंगे सर आप? सप्पल जी आप म्यूट पे हैं, सप्पल जी आप म्यूट पे हैं क्या? अनम्यूट कर लें और जरा 2 मिनट का आपका समय शुरू करते हैं। जी सप्पल जी। अशोक जी, पहले तो दूरदर्शन की ओर से आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आज सुबह से लेकर शाम 8 बजे तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की रैली का 1 सेकंड का शॉट भी दूरदर्शन ने क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? आज सुबह से हम देख रहे हैं आपके चैनल को, हर हेडलाइन के ऊपर राठौर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिक्र है, आजाद साहब की रैली का जिक्र है, शाम को संबित पात्रा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र है, लेकिन कांग्रेस की रैली और राहुल गांधी जी के भाषण को ब्लैकआउट क्यों किया गया? दूरदर्शन पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, ये अधिकार उसको किसने दिया है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी अगर आज इतना बड़ा रैली करती है तो उसको आप बिल्कुल ब्लैकआउट करेंगे? पहले इसका जवाब दीजिए, क्योंकि दर्शकों को आपने ये नहीं दिखाया कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला, लेकिन उसके ऊपर आप बहस करना चाहते हैं। पहले इस बात को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल है। सप्पल जी ठीक है, ओके सप्पल जी, आपने जो सवाल पूछा, पहली बात, मैं अथॉरिटी नहीं हूं कि आप मेरे से सवाल पूछें। एक मिनट सर, सुनिए मेरी बात, सुनिए, मेरा जवाब ले लीजिए ना सर, आपने मेरा जवाब ले लीजिए ना। ये जो सवाल है आप ये उचित मंच पर पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा, एक मिनट सर, अरे सुन तो लीजिए सर, अरे पूरी बात तो सुन लीजिए सर, पूरी बात तो सुन लीजिए। और अभी अगर आपने स्टोरी देखी हो, उस स्टोरी में 1 मिनट हमने राहुल गांधी जी का बाइट लगाया, राहुल गांधी जी को पर्याप्त रूप से विजुअल दिखाए, ठीक है। तो मैं अपने प्रोग्राम के लिए आपको यह बता रहा हूं कि राहुल गांधी आज जो कांग्रेस की रैली थी उस पर 1 घंटे का डिबेट आयोजित कर रहे हैं, 1 घंटे का डिबेट, जिसमें आप बैठकर अपनी, जिसमें आप, एक मिनट सर मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप बोलिए, जिसमें आपको बुलाया गया है अपनी बात रखने के लिए। तो इस 1 घंटे को लेकर के आप जो अपनी बात रखेंगे, राहुल गांधी ने जो कहा, राहुल गांधी ने क्या किया, वो विजुअल भी मैंने पर्याप्त दिखाए, पूरे विजुअल आपकी रैली पर आधारित थे। यह कार्यक्रम 1 घंटे का आपकी रैली पर आधारित है। अगर इसमें आप ये शिकायत करना चाहते हैं इधर नहीं दिखाया उधर नहीं दिखाया, आप करना चाहें कर ले, लेकिन मुझे लगता है इसका सही इस्तेमाल होगा कि आज जो रैली में और जो मुद्दे उठे हैं उन पर हम डिबेट कर लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आपकी आगे बोलिए। जी शुक्रिया, ये बात सही है कि आपके प्रोग्राम में पैकेज दिखाया गया। सवाल यह है कि पूरा दिन दूरदर्शन चला, उसमें 1 सेकेंड का ना खबर थी ना शॉर्ट था। जिस तरह से ग्राफिक्स में पॉइंट बाय पॉइंट मुख्य बातें बताई गई, आजाद साहब की रैली की, राठौर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संबित पात्रा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस तरह से राहुल जी के भाषण को लेकर और कांग्रेस पार्टी की रैली को लेकर कौन सी 10 मुख्य बातें हैं जो आपने अभी दर्शकों को बताई है? आज आप हमें कहते हैं हम डिबेट करेंगे राहुल का रीलॉन्च कार्यक्रम। तब डिबेट कीजिए कि महंगाई का इशू क्या है, क्योंकि तो रैली महंगाई पे थी। आप रखिए ना, आपसे सवाल ये नहीं, एक मिनट सप्पल साहब आप ये चाहते हैं, 1 मिनट सप्पल साहब आप ये चाहते हैं, मैं आपके बीच में सप्पल साहब नहीं सप्पल साहब आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी स्टोरी कैसे बनाऊंगा, मैं अपना प्रोग्राम कैसे चलाऊंगा, इसकी स्क्रिप्ट आप मुझे देंगे क्या? आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं आप मुझे नहीं, आप डिबेट पे आ नहीं रहे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप तय करेंगे कि मैं अपनी स्क्रिप्ट में क्या लिखूंगा। जैसे आपने मुझे कहा आप चुप हो जाइए, मैं चुप हो गया, मैंने आपको बात पूरी करने दी। मैंने आपको 2 मिनट दिए थे, आपके 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब 2 मिनट की बात नहीं है। नहीं, अब मैंने आपको 2 मिनट दिए थे, फिर भी 1 मिनट, मैंने आपको 2 मिनट दिए थे, मैं फिर भी आपको 1 मिनट और देता हूं। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा 1 मिनट के लिए और सप्पल साहब को बोलने दीजिए, इनको अपनी भड़ास निकालने दीजिए। सप्पल साहब बोलिए। राहुल गांधी जी के भाषण की 10 मुख्य बातें बताइए पहले दूरदर्शन के दर्शकों को, तब बहस होगी ना। ऐसे बहस नहीं होगी कि जो आप चाहेंगे उस पर बहस होगी। पहले 10 मुख्य बातें क्या थी आज के भाषण की, वो बताइए। 10 मुख्य बातें दर्शकों को। हो गई आपकी बात पूरी? बात पूरी नहीं है। अगर आपकी बात पूरी, अभी आपने कहा मुझे पूरा बोलने दीजिए। आप बोलिए तो मैं बोलूं, उनके अधिकार की बात कर रहा हूं। आप बोलिए तो मैं बोलूं। पब्लिक के पैसे में चलता है। नहीं सर, 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट दूरदर्शन की जिम्मेदारी है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। अब आपने अपनी बात पूरी कर ली ना, जिम्मेदारी है दूरदर्शन की, पूरी बात कर ली ना। आज राहुल गांधी जी, अब आपने पूरी बात कर ली ना। जी नहीं, ये बात, ये जिम्मेदारी है दूरदर्शन की। नहीं, अब आप क्यों नहीं बताएगा दूरदर्शन? अभी भी आप बोलना चाहते हैं दूरदर्शन ये बहस, अभी भी आप बोलना चाहते हैं, रीलॉन्च, अभी भी आप बोलना चाहते हैं, क्यों नहीं बताएगा? अभी भी आप बोलना चाहते हैं।
मेरा बिल्कुल, मैं सवाल चाहता नहीं, हूं मेरा कि सीधा आप सवाल है। बोलिए। एक मिनट नहीं, मैं सफल जी चाहता आप हूं एक मिनट, अब आप बोलिए मेरे सवाल और का जवाब बताइए कि दीजिए। 10 आप के बाद डिबेट तो अगर क्या नहीं किया? करना चाहते वो आपकी मर्जी है। मैं आपसे एक सवाल डिबेट में पूछता हूं, करूंगा। मैं अपनी डिबेट स्क्रिप्ट करूंगा। कैसे लिखूंगा? एक मैं डिबेट मिनट करूंगा। सफल साहब, एक मिनट रुकिए। सपा साहब एक आपको मिनट पूरी रुकिए, आजादी है। मैं आपसे सीधा लेकिन सवाल पूछता हूं, दूरदर्शन पहले- मैं अपनी स्क्रिप्ट कैसे लिखूंगा? क्या ये कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे बताएंगे? क्या कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे लिख कर देंगे? मैं वो मुझे स्क्रिप्ट बोलने दीजिए बनाऊंगा। इसका जवाब। मैं पत्रकार के रूप में जो मुझे ठीक लगेगा, जो मुझे मेरे सही का जवाब लगेगा, मैं लीजिए। वो सवाल उठाऊंगा, मैं वो स्क्रिप्ट लिखूंगा। मैं कांग्रेस प्रवक्ताओं की डिक्टेट की हुई स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगा। ये 2014 से आलोक पहले का साल, श्रीवास्तव जी, ये 2014 से आलोक पहले का श्रीवास्तव ईरा जी, नहीं है आपको जब अधिकार कांग्रेस है, आप हेडक्वार्टर जैसे से लिखे। 10 लेकिन जनपद से जनता का स्क्रिप्ट लिख कर अधिकार है आती थी। जानने का। एक मिनट आज सत्ता साहब की राहुल आवाज गांधी जी नीचे ने क्या कीजिए, मैं बोला? अपने दर्शकों 10 से बात पॉइंट करूंगा। पहले जनता हो गया, को उनको बताइए। 4 मिनट 5 पहले मिनट दिए, 10 पॉइंट सबकी आवाज नीचे कीजिए। मैं अपने दर्शकों से बात करूंगा, मैं अपने दर्शकों से बात करूंगा। सप्पल साहब को इस बात पर एतराज है, गुस्सा है कि हम जो है कांग्रेस की हमने रैली नहीं दिखाई, राहुल गांधी की रैली नहीं दिखाई। मैंने उनसे बड़े प्यार से कहा, आप देख रहे होंगे प्रोग्राम, मैंने सप्पल साहब को 2 मिनट दिए थे, उन्होंने 2 के 4 मिनट बोले। मैंने उनसे सिर्फ यह कहा कि रैली के पर्याप्त शॉट हमने 2 टूक में दिखाए हैं। और मैं एक बात और अपने दर्शकों को बता दूं, और यह आप भी जानते हैं, सप्पल साहब भी जानते हैं, और यह चेक कर लीजिएगा, 2 टूक रविवार को नहीं आता। रविवार को 2 टूक का अवकाश रहता है। लेकिन आज कांग्रेस की रैली पर, कांग्रेस की रैली सुनिएगा, गुलाम नबी आजाद की रैली नहीं, कांग्रेस की रैली पर विशेष रूप से हमने 2 टूक बनाया कि आज कांग्रेस की रैली पर, महंगाई पर जो कांग्रेस ने रैली की, उस पर जरा 2 टूक सीधे सीधे बात हो जाए। हमने आज ये रैली, हमने ये 2 टूक स्पेशल किया, 1 घंटे का कार्यक्रम जिसमें 1 मिनट राहुल गांधी जो बोले वो हमने दिखाया। लेकिन सप्पल साहब ये चाहते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता और 10 जनपद से जो स्क्रिप्ट लिखी जाए वो 2 टूक में चलाई जाए। ये 2014 से पहले तो होता था कि कांग्रेस के प्रवक्ता स्क्रिप्ट लिख के देते थे और 10 जनपद में स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, वो पढ़ी जाती थी। ये 2014 से पहले का ईरा नहीं है कि कांग्रेस प्रवक्ता डिक्टेट करेंगे कि डीडी न्यूज या 2 टूक की स्क्रिप्ट क्या होगी। ये मैं तय करूंगा 2 टूक की स्क्रिप्ट क्या होगी, और अपनी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब अगर सप्पल साहब आप डिबेट करना चाहते हैं तो मेरे सवाल का जवाब दें। आप उसमें महंगाई को लेकर जो भी मुद्दे राहुल जी ने उठाए, आप उस पर बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको मैं समय इसीलिए दे रहा हूं, और 4 मिनट आपको दे चुका हूं, बाकी तीन जो लोग बैठे उनको 1 मिनट नहीं दिया। जी, फिर भी मैं आपको 2 मिनट देता हूं। चलिए, मैं चाहता हूं आपकी डिबेट सुचारू चले, लेकिन आपने फुल स्क्रीन पे हम सबको गायब करके अपनी बात बोली, क्योंकि आप उस पे मुझे कुछ बोलने नहीं सेकंड दे में रहे थे। बोलूंगा। नहीं, कुछ सेकंड में बोलूंगा। मैंने आपके नहीं, दूरदर्शन का ये जिम्मेदारी है कि देश के दर्शकों को ये बताए, देश के लोगों को, कि क्या 10 बातें बोली गई, ये जिम्मेदारी थी। और इसके लिए हम प्रेस काउंसिल में जाएंगे। आज मैं इस प्रोग्राम में बोल रहा हूं क्योंकि इसीलिए राहुल गांधी जी ने आज ये बोला कि ये रवैया मीडिया का देखते हुए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम महंगाई के मुद्दे को लेके पूरे भारत की यात्रा शुरू कर रहे हैं। 7 तारीख को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पदयात्रा शुरू हो रही है। उसके बाद हर स्टेट के अंदर संविधान बचाओ यात्राएं हम कर रहे हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही रवैया है मीडिया का, और खासतौर पर आपके चैनल का, कि पूरा दिन ब्लैकआउट किया। शाम को आप ये चाहते हैं कि वो डिबेट की जाए जो आप चाहते हैं, लेकिन जो राहुल जी ने बोला, जो कांग्रेस पार्टी के पूरे दिन इतनी बड़ी रैली हुई, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी राह चलती पार्टी तो नहीं है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसने क्या बोला ये पूरा दिन दूरदर्शन को दिखाना चाहिए था। जैसे भारतीय जनता पार्टी की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है, जैसे आजाद साहब की रैली दिखाई है, ये जिम्मेदारी थी। और इसीलिए हम कह रहे हैं आज का मुद्दा महंगाई है। आज का मुद्दा ये नहीं है जो आपने टॉपिक रखा है। सवाल ये है पूरा दिन हम वेट करते रहे कि महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार की ओर से कोई बयान आएगा। कोई बयान नहीं, जनता पिसती रहे, कोई बयान नहीं। कोई बयान पे उसको प्रोपेगेंडा की सरकार चलाते हैं। क्या इस देश के अंदर आज महंगाई नहीं है? आज इस देश के अंदर बेरोजगारी नहीं है? क्या युवा आज परेशान नहीं है? आज के लोगों के घरों के अंदर दिक्कत नहीं आ रही है महंगाई को लेके? इस सवाल को लेके क्या भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब इस देश को नहीं देना चाहेगी? जब भी कोई सवाल जनता का कोई उठाएगा, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, तो आप उसको मोड़ेंगे ये कहते हुए कि राहुल गांधी जी का क्या होगा। राहुल गांधी का तो होगा सो होगा, हम तो जनता में जा रहे हैं, जनता एक्सेप्ट करेगी तो ठीक,
रिजेक्ट करेगी तो ठीक, हम तो लोकतांत्रिक स्वभाव के हैं, लेकिन ये सरकार जो चुन के आई है, लोगों ने बड़ी उम्मीदों से वोट दिए थे ना मोदी जी को। मोदी जी की जिम्मेदारी थी, इस सरकार की जिम्मेदारी थी, बताएं देश को कि महंगाई का क्या होगा, बताएं कि पिछले 40 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उसका क्या होगा, बताएं कि देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेचा जा रहा है साहब, उसका आपके क्या ये होगा? 2 मिनट भी पूरे हुए। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दूरदर्शन उसको दिखाया नहीं, ब्लैकआउट कर दिया। भाई साहब, मैं तो आपके प्रोग्राम में हूं। अब सर आपकी इजाजत, क्योंकि आपने जो यहाँ पर बीजेपी को लेकर सवाल उठाए वो बीजेपी के प्रवक्ता उसका जवाब देंगे, लेकिन क्योंकि आपने दूरदर्शन को लेकर सवाल उठाए तो कुछ मेरा भी हक बनता है बोलने का, मेरा भी हक बनता है। आप अगर चाहेंगे कि कांग्रेस, आप अगर चाहेंगे कि कांग्रेस सब मीडिया के मुंह पे पट्टी लगा दे, मीडिया के मुंह पे टेप लगा दे, तो वो होगा नहीं। सप्पल साहब, मुझे बोलने का अनुमति दीजिए। नहीं तो आप मेरे मुंह पे टेप मत लगाइए। सप्पल साहब, मेरे मुंह पे टेप मत लगाइए। 2014 से पहले आप लोगों ने मेरे मुंह पे कितने टेप लगाए थे, मैं बोलना शुरू करूंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 2014 से पहले क्या क्या होता था मैं बोलूंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मेरे मुंह पे आप टेप मत लगाइए, मुझे भी बोलने दीजिए। अब आपने दूरदर्शन पे अपनी बात रख ली, आपको 6 मिनट मैंने दिए, आपने अपनी बात रख ली, अब मुझे भी 1 मिनट अपनी बात, आपने जो कहा उसका जवाब देने का हक है। सबकी आवाज नीचे कीजिए, स्क्रीन पे सबको रखिए, लेकिन सबकी आवाज नीचे कीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा 6 मिनट में कांग्रेस के प्रवक्ता को दे चुका हूं। बीजेपी के प्रवक्ता यहां इंतजार कर रहे हैं। जो सवाल सप्पल साहब ने उठाए उन सवालों का जवाब मैं बीजेपी से लूंगा, लेकिन दूरदर्शन को लेकर वो बार बार कह रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि इस वक्त आप तमाम टीवी चैनल उठाकर देख लीजिए, कोई मैच दिखा रहा है, कोई क्राइम स्टोरी दिखा रहा है, कोई गुलाम नबी आजाद साहब का, अभी मैं देख कर आया हूं, अभी एक चैनल गुलाम नबी आजाद साहब का आधे घंटे इंटरव्यू दिखा रहा है, क्योंकि वो खबरें हैं, और वो चैनल वो हैं जो टीआरपी में नंबर 1 है, नंबर 2 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि टीआरपी के हिसाब से लोग इस वक्त सोनाली फोगाट की जो हत्या हुई है ना, उस खबर को देख रहे हैं। लोग इस वक्त टीआरपी के हिसाब से भारत पाकिस्तान के मैच की खबरें देख रहे हैं। लोग इस वक्त टीआरपी के हिसाब से गुलाम नबी आजाद साहब का आधे घंटे इंटरव्यू देख रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि कांग्रेस कहां चूक गई। लेकिन दूरदर्शन कांग्रेस की सुबह हुई रैली पर इस वक्त डिबेट कर रहा है, और उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता को अब तक 6 मिनट में दे चुका हूं। आप दूरदर्शन पर आरोप लगाना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको सब पर आरोप लगाने का अधिकार है। आप प्रेस काउंसिल में जाना चाहें, उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मेरे प्रोग्राम की स्क्रिप्ट मैं लिखूंगा, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं लिखेगा। 10 जनपद से लिखी हुई है स्क्रिप्ट नहीं मैं डिक्टेट होके पढ़ूंगा, मैं वो लिखूंगा, मैं वो सवाल उठाऊंगा जो एक पत्रकार होने के नाते मुझे उठाना है, जो मुझे पूछना है। कांग्रेस की रैली, महंगाई की रैली इससे पहले राजस्थान में भी हुई थी, और राजस्थान की रैली में भी आरएसएस वाले गुंडे हैं, आरएसएस वालों ने नफरत फैला रहे हैं, वो उस रैली में आरएसएस पर बात हुई थी। तब भी हमने कहा था कि महंगाई की रैली है, बहुत अच्छी बात है, महंगाई पे बात करिए। अब बाकी कांग्रेस की इच्छा है किस पे बात करना चाहती है। जयराम विप्लव, सवाल ये उठ रहा है कि भाई आप लोग महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, महंगाई पर आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते, और इसीलिए आप सीधा राहुल गांधी पर हल्ला बोल देते हैं कि राहुल गांधी जो है रीलॉन्च करने की बात हो रही है। आखिर कांग्रेस ने आज महंगाई पर एक रैली की है। महंगाई एक ऐसा इशू है जो आम आदमी को टच करता है, तो उस पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जयराम रमेश को 2 मिनट दीजिए, उनका टाइम शुरू होता है। जयराम रमेश, और माफ कीजिएगा जयराम रमेश मैं बोल गया, क्योंकि जयराम विप्लव हैं आप, क्योंकि ये मैं समझ रहा हूं कि जयराम रमेश जी जो है उन्होंने आज जो कुछ कहा, और राहुल जी ने जो कुछ कहा मीडिया को लेकर जो भड़ास निकाली, उसमें मुझे जयराम रमेश जी याद आ गए। चलिए जयराम विप्लव जी। देखिए अशोक जी, मैं 6 मिनट से इंतजार कर रहा था कि शायद टाइम शुरू कांग्रेस के कीजिए, प्रवक्ता घड़ी शुरू कीजिए। हाँ बोलिए। मैं भी बाकी लोगों की तरह 6 मिनट इंतजार करता रहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता काश उन 10 बातों का जिक्र करना चाहेंगे जिसकी उम्मीद, जिसकी अपेक्षा वो आपसे कर रहे थे। तो वो 10 बातें, एक प्रवक्ता का सबसे बड़ा जिम्मेवारी होता है कि अपनी पार्टी की रैली, उसके फंक्शन के बारे में वो जानकारी रखे और उस 10 बातों को वो बताते तो बेहतर होता, नंबर 1। नंबर 2, आज हिंदुस्तान की चर्चा की राहुल गांधी ने। एक तरफ राहुल गांधी ने चर्चा की हिंदुस्तान की, दूसरी तरफ पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध हस्ती है मैकेंजी, उन्होंने भी चर्चा की। और उस
उसके माध्यम से वो कहते हैं कि भारत एक दशक का नहीं, भारत एक सदी का देश, ये सदी भारत की है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुस्तान दो तरह का, ये 2014 से और उससे पहले से एक ही कैसेट बजा रहे हैं, और दो तरह के भारत की, दो तरह के हिंदुस्तान की बात जो करते हैं, ये अपनी 4 पीढ़ियों के ट्रैक रिकॉर्ड को खुद ही बजाते हैं हर कार्यक्रम में। और राहुल गांधी जी ने आज भारत की तमाम संवैधानिक संस्थाओं का, लोकतंत्र के चारों स्तंभों का खुले तौर पर अपमान किया, उसको डिस्क्रेडिट करने का काम किया। चाहे चुनाव आयोग की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका की बात हो, चाहे मीडिया की बात हो या विधायिका की बात हो, हर संस्थान को डिस्क्रेडिट करने का काम राहुल गांधी जी ने आज किया, जिसके लिए आज राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। और राहुल गांधी पहले भी कोर्ट में लिखित तौर पर माफी मांगने के आदी रहे हैं। उम्मीद है आने वाले वक्त में जनता से भी माफी मांगेंगे, कोर्ट में भी माफी मांगेंगे, क्योंकि आज जो बातें उन्होंने कही वो सीधे तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बहुत बड़ा एक मामला। ओके, जयराम विप्लव जी, आपका समय कंप्लीट हुआ, लेकिन मैं इस बात से निराश हूं कि आपने भी महंगाई पर चर्चा नहीं की। जो मुद्दा मैंने पूछा कि महंगाई से जो सवाल उठे, आपने भी बाकी बातें की। मैं कोशिश करूंगा, वो ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा जो जब वो सवाल उठाएं तो मैं उसका जरूर जवाब लेना चाहूंगा कि आप भी, मैं चाहता था कि मेरा मूल सवाल जो था उस पर भी आप जरा आएंगे, पर अगली बार मैं आप मौका दूंगा कि महंगाई पर आखिर बीजेपी क्यों नहीं बोलती है, मैं आऊंगा इस पर। लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपसे मेरा सवाल। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है कि ये सही समय है महंगाई को लेकर के? कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये महंगाई का मुद्दा इस वक्त जो है बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, और कांग्रेस ने जो आज रैली करी वो रैली अपने आप में उसकी टाइमिंग सही थी? देखिए अशोक जी, सबसे पहले तो ये कि महंगाई और बेरोजगारी ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं कि किसी भी पार्टी को जो विपक्ष में है उसको लगातार इस पर आंदोलित रहना चाहिए। कि महंगाई और बेरोजगारी ये कोई ऐसी न तो समस्या है जो एक दिन में खत्म हो जाएगी, न तो ऐसा कुछ है कि ये आपको मुद्दा आगे नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये आपकी क्षमता पे, आपके कैडर की ताकत पर, आपकी कॉन्टिन्यूटी कितनी आप रख सकते हैं, कितने निरंतर हो सकते हैं, तो इस पर है। अब अगर कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता जी, अब भले अध्यक्ष हैं लेकिन नेता सबसे बड़े राहुल गांधी हैं, तो वो विदेश से लौटे और उन्होंने हल्ला बोल किया, तो मुझे सचमुच कि वो महंगाई ये बात करते हैं। और ये बड़ा अच्छा है, विपक्ष ऐसे रामलीला मैदान में दिखे, सरकार की नाक में दम किए रहे जनता के मुद्दों पर, बड़ा सुखद होता। लेकिन दुर्भाग्य से राहुल गांधी ने जो वहां से किया उसमें वो महंगाई से तो लड़ते दिखे ही नहीं, न तो वो महंगाई की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे, वो तो किन्हीं 2 उद्योगपतियों की चर्चा कर रहे थे। उनकी समस्या यह है कि 2 उद्योगपति वो सरकार के साथ कैसे कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर उनके पास कोई ऐसा प्रमाण है कि किसी भी उद्योगपति को गलत तरीके से इतना लाभ नरेंद्र मोदी ने दे दिया है कि वो बड़े आदमी उन्हीं के कार्यकाल में हो गए, तो उसका प्रमाण देना चाहिए। और अगर उन उद्योगपतियों को लाभ देने की वजह से महंगाई बढ़ी है, यानी आम जनता का, हमारा आपका जीना दूभर हो रहा है, तो वो भी साफ साफ बताना चाहिए था। लेकिन विशुद्ध हवाई किलेबंदी करके राहुल गांधी चले गए। दुर्भाग्य इस देश का यही है कि जिस समय हम विपक्ष से अपने मुद्दों पर, जनता के हितों पर बात करने की आस रखते हैं, उस समय वो हवाई किलेबंदी करता है। तब क्यों न कहा जाए कि राहुल रिलॉन्च, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, हर्षवर्धन जी, आपका समय हुआ। मैं शैलेंद्र दुबे जी, क्या आपको लगता है कि आज महंगाई से लड़ते हुए नहीं दिखे? मुद्दे तो महंगाई था, हल्ला बोल की रैली जो थी वो महंगाई पर थी। राहुल गांधी ने महंगाई का जिक्र तो किया, हालांकि ये ठीक है कि 26 बार उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, और वो ठीक है, प्रधानमंत्री है तो इसलिए उनका प्रधानमंत्री पर हमला करना विपक्ष के नेता का जायज बनता है। लेकिन क्या आपको लगता है महंगाई से लड़ते हुए दिखी कांग्रेस आज? देखिए अशोक जी, ये बड़ी विडंबना है कि स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। लेकिन लगातार पिछले 8 वर्षों में आप देखेंगे तो विपक्ष में गंभीरता का अभाव स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है।
चाहे वो जनता के बीच में वायदे करने को लेकर हो या आरोप लगाने को लेकर हो। उदाहरण के तौर पर अभी महंगाई की बात की जा रही है, जिसका सीधा संबंध जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से है, और अर्थव्यवस्था का जो मापदंड है वो अपने आप में किसी एक देश के आधार पर नहीं किया जा सकता। आपको समग्रता के तौर पर देखना पड़ेगा और आपको होलिस्टिक वर्ल्ड वाइड उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। अभी ड्यूश बैंक है जर्मनी का, उसकी एक रिपोर्ट आई, उसमें 111 देशों में महंगाई का जो औसत है वो 7.9% है। अब उसमें इंडिया में आज जो प्रोजेक्शन है महंगाई का पूरे ओवरऑल जो फाइनेंशियल ईयर में, वो आपका 6.71 का है। इंडिया से ऊपर सिंगापुर है। जीडीपी में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व के अंदर वो यूएसए है। यूएसए के अंदर जो महंगाई है अब तक जो है 40 वर्ष में सर्वाधिक स्तर पर है। तो क्या उनके पास हमसे रिसोर्सेज कम है? क्या उनके पास हमारी तुलना में पॉलिसी पैरालिसिस है? नहीं। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि पिछले 2 वर्षों में 2020 में या 2021 में जिस तरह की वैश्विक परिस्थिति में कोविड पैंडेमिक ने समूचा विश्व प्रभावित हुआ है, तो उसमें आप यह नहीं कह सकते कि पूर्ववत में जो स्थितियां थी उनको हम मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा जो प्रथम पंक्ति की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे यूएस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे आपका ग्रेट ब्रिटेन हो, उन सबके तुलनात्मक जो हमारी ग्रोथ रेट है, अभी आपका जो फर्स्ट क्वार्टर है इसका 2022 और 23 का ग्रोथ रेट जो है वो हमारा 13.5% है। यूएस या आपका जापान या आपका रशिया या आपका चाइना, किसी भी डेवलप कंट्री का ग्रोथ रेट जो है डबल डिजिट में नहीं है, इवन 5% से ज्यादा नहीं है, 0.1%। ग्रेट ब्रिटेन का तो जो माइनस में 0.1% है। ओके, शैलेंद्र दुबे जी कह रहे हैं कि भाई जो वैश्विक इस वक्त परिस्थितियां हैं, जो वैश्विक जो इस वक्त हम देख रहे हैं, पहले कोरोना, उसके बाद दरअसल हमने देखा कि यूक्रेन और रूस का युद्ध, उसका असर जो है पूरी दुनिया पर है। और वो कह रहे हैं कि उस दौर में भारत अच्छा कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि भारत कमजोर हुआ है। मैं आऊंगा इस पर, सपल जी अगर इस पर जवाब देना चाहें, क्योंकि राहुल जी के ही शब्द थे, भारत कमजोर हुआ है। अगर आप इस पर जवाब देना चाहें तो जरूर मैं आऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. मॉनसून में गर्मी से राहत तो मिलती है, पर इस दौरान बीमारी की संभावना भी बढ़ जाती है। बरसात में असुरक्षित भोजन खाने की वजह से खाद्य जनित बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है। कुछ अहम चीजें जिनसे हम सुरक्षित रह सकते हैं। खाना पकाने से पहले बाजार से खरीदी गई सभी चीजों को ठीक से धो लें। अपनी और आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखें। सिर्फ साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। ताजा खाना ही खाएं और उतना ही बनाएं जितनी आवश्यकता हो। बचे हुए खाने को ठंडा होते ही फ्रिज में रख दें, ताकि खाने में हानिकारक सूक्ष्म जीवों का विकास न हो। और जब खाएं तो उसे अच्छी तरह गर्म करके खाएं। जल्दी खराब होने वाली चीजें जैसे दूध, दही को तुरंत फ्रिज में रखें। अपने खाने में ताजी और स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल करें। काली मिर्च, लहसुन, अदरक, जीरा, धनिया, हल्दी भी शामिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country.
embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market, Power Grid, transmitting power, transforming lives. बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती, हर आंगन। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। तो दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस ने आज हल्ला बचाओ रैली की, बीजेपी कह रही है परिवार बचाओ रैली थी और राहुल गांधी को रीलॉन्च करने का एक प्रोग्राम था। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। गुरदीप सप्पल जुड़े हैं कांग्रेस से, जयराम विप्लव बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, शैलेंद्र दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं। गुरदीप सप्पल जी, राहुल जी गांधी जी कहते हैं कि भाई भाजपा के शासन में पिछले 7 साल में भारत कमजोर हो गया है। कैसे भारत कमजोर हो गया है? क्योंकि GDP भारत की जो है वो इस वक्त वापस एक बार फिर से उछाले मार रही है। ब्रिटेन को छोड़कर हम जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। दूसरी तरफ INS जो है विक्रांत भारत ने जिस तरह से भारत के तमाम वैज्ञानिकों ने, मैं इसको वैज्ञानिकों और भारत की जो नेवी है उसकी मैं उपलब्धि कहूंगा, लेकिन कुल मिलाकर भारत की उपलब्धि है। तो कैसे भारत कमजोर हो रहा है? जी आलोक जी, मैं ये भी जवाब दूंगा और जो 2-3 सवाल पहले उठाए गए सब मिला के देता हूं। पहले तो आपने कहा GDP दोबारा ग्रो करने लगी है। शायद आपके दर्शकों को बता दिया जाए कि जो फर्स्ट क्वार्टर जिसका 13.5% का बड़ा ढोल पीटा जा रहा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, उसके बाद जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उन्होंने भारत की रेटिंग डाउन की है। सिटी ग्रुप ने अपनी जो प्रोजेक्शन है इस साल की 8% से 6.7% कर दी है। सिटी बैंक ने, मूडीज ने 8.8 से 7.7 कर दी है। और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का अपना बैंक है उसने 7.5% से 6.8% कर दी है, क्योंकि जितनी उम्मीद थी GDP के बढ़ने की क्वार्टर 1 में वो नहीं हुआ है। ये सरकार की क्षमता के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। पहले तो ये क्लियर हो जाए। दूसरी बात, जो भारत आज, सही बात है, हमें भी गर्व है कि भारत 5वें नंबर की दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया, लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था 2012-13 में हो गया था और 2011 में PPP के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका था। ये कोई नई घटना नहीं हुई है। और 2014 के पहले ही भारत न्यूक्लियर सुपर पावर बन चुका था, भारत स्पेस सुपर पावर बन चुका था, भारत कृषि में नंबर 1 था, भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 था।
भारत मिसाइल सुपर पावर था, भारत आईटी सुपर पावर था। ऐसा नहीं है कि ये सब 2014 के बाद हुआ है, पर हम चाहते हैं ना सप्पल जी, सदी हमारी सप्पल जी 2013 से पहले भारत वीक था, ऐसा किसी ने नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आज आपको क्यों लगता है भारत वीक हो गया? मेरी बात पूरी करने दीजिए। नहीं सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, आपने 1.5 मिनट तक बोला, मैंने आपको नहीं रोका। आप जो 2013-14 कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं उसको कह ही नहीं रहा हूं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आज भारत कैसे कमजोर हो गया? इसलिए कमजोर हो गया, पहली बात, हम कहां खड़े हैं आज ग्रोथ के बारे में? पिछले 2 साल में जो भी एस्टिमेट भारत सरकार ने लगाया ग्रोथ का, जो भी टारगेट मीट नहीं हुआ है। पिछले 40 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज रखी है। 27 करोड़ लोग यूपीए के टाइम पे गरीबी से बाहर आए थे, 23 करोड़ वापस गरीबी में चले गए। इसको आप भारत को मजबूत होना बोलते हैं? बहुत मुश्किल से। देखिए, जब यूपीए की सरकार आई थी 2004 में, तो टोटल जो जीडीपी टू डेथ रेशियो था 87% था। 10 साल मेहनत करके हम उसको लगभग 65% पे लाए। आज फिर से 90% क्रॉस कर गया है। जितना हमारा जीडीपी है उसके नस्बत कर्जा 90% से ऊपर है। ये बात तो ये देश को कमजोर करना नहीं बोलते हैं। आज पूरे देश के अंदर तो केवल टैक्स टेररिज्म चल रहा है, उसके मार्फत आप ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी की जो ग्रोथ है वो कम नहीं हुई। आज पहली बार हुआ है कि 192 के पास इस देश का 25% पैसा आ गया है। कोविड के दौरान $720 बिलियन, 25% होता है पूरी जीडीपी का, वो 192 परिवारों पे आ गया है। इसको देश कमजोर होना नहीं बोलते हैं। आम जनता नीचे जा रही है। और अभी जो बात कही गई कि पूरे विश्व को देखिए, हाँ देखना चाहिए, पर पूरे विश्व को मुकाबले आप कैसे बचे रहे, यही तो करामात थी। 2008 में पूरे विश्व की इकोनॉमी डूबी थी, पूरे विश्व की, भारत की नहीं डूबी थी। भारत ग्रो किया था, वो मनमोहन सिंह जी की करामात थी। ये नहीं है कि पूरे देश में हो रहा है और हम भी वैसी यात्रा करेंगे। पूरे दुनिया में हो रहा है तो हम कैसे उससे उभरेंगे? यही तो देश चलाना होता है। 2008 में तो कभी नहीं बोला सरकार ने। ठीक है, आपने खिलकर आए थे हम लोग। ओके सपल जी, आपने जो कहा, मैं इससे पहले जयराम जी से सवालों का जवाब लूं, लेकिन सिर्फ 2-3 चीजें मैं कह रहा हूं आपके उस पर कमेंट में सिर्फ 2-3 कमेंट करना चाहूंगा। आपने कहा 27 करोड़ गरीबों को, ये रैली में आज राहुल जी ने कहा 27 करोड़ लोगों को यूपीए शासन में गरीबी रेखा के नीचे आ गया। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, मैं आज ही देख रहा था एक वीडियो जो है, वायरल वीडियो देख रहा था, उसमें संसद के अंदर जब राहुल जी ने इसी संबंध में भाषण दिया था तो उन्होंने 23 करोड़ कहा था। इससे पहले उन्होंने एक जगह भाषण दिया था, उसमें 12 करोड़ 23 करोड़ वापस आए हैं भाई साहब। सर बोलने दीजिए मुझे सर, मैं आपको नहीं टोका, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक जगह राहुल जी वो 23 करोड़ आंकड़ा दिया, एक जगह 27 करोड़ दिया, एक जगह 17 करोड़ दिया, एक जगह 12 करोड़ दिया। ये राहुल जी के बयान है, मेरे बयान नहीं है। और दूसरी बात में एक चीज, मैंने कोई कंपैरिजन भारत के स्ट्रांग और मजबूत को लेकर मैंने 2013-14 का कोई कंपैरिजन नहीं किया था, लेकिन मैं सिर्फ एक आंकड़ा रख के फिर मैं जाऊंगा, जयराम विप्लव उस पर जवाब देंगे। मैं सिर्फ एक आंकड़ा रख रहा हूं, वो आंकड़ा जो है महंगाई को लेकर ही है, और महंगाई को लेकर आंकड़ा है। और ये आंकड़ेबाजी का खेल भी बहुत सारा होता है, क्योंकि कोई मैकेंजी के आंकड़े देगा, कोई आरबीआई के आंकड़े देता है, कोई किसी का, सबके अपने अपने पास आंकड़े होते हैं। और मैं इस आंकड़ेबाजी से थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि इस आंकड़ेबाजी में सबके पास अपने अपने आंकड़े होते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है वो बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, क्योंकि आज अशोक गहलोत जी ने यह कहा कि भाई 10 साल जब यूपीए का शासन था तब जो है बहुत अच्छा शासन था, महंगाई बड़ी काबू में थी, इस तरह की बात की गई। मुझे याद आता है जब 10 साल पहले यूपीए की सरकार आई थी तो एक सबसे बड़ा वादा था 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बिल्कुल सही कहा, कोई भी पार्टी सत्ता में रहे और कोई भी पार्टी विपक्ष में रहे, विपक्षी पार्टियों के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होता है और होना भी चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो यूपीए सरकार का 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी मैं आपको बता दूं। 2005 में मैं आपको सिर्फ औसत बता रहा हूं साल की, हर क्वार्टर की नहीं। 2005 का जो इन्फ्लेशन था 4.25 था, 2006 5.8 था, 2007 6.4 था, 2008 8.3 था, 2009 10.9 था, 2010 12% था, 2011 8.9% था, 2012 9.5% था, 2013 में 10% था, और 2013 में जो डेवलप्ड वर्ल्ड था, जो दुनिया के विकसित देश थे, उनका जीडीपी उस समय 1.5 से 2% था।
माफ कीजिएगा, इन्फ्लेशन रेट उस समय 1.5 से 2% था, जब 2013 में भारत का जो इन्फ्लेशन दर था वो 10% था। लेकिन जयराम विप्लव जी वो कह रहे हैं कि भाई भारत को आपने कमजोर कर दिया। अब आप इसका जवाब ले लीजिएगा। सर मैं तो एक आंकड़ा रखा, मुझे जवाब मैं अगले राउंड में लीजिएगा। नहीं तो सर आप एक राउंड में लीजिएगा। कितना अरे सर एक चीज पे आप जवाब देने लगेंगे तो मुझे आपको रोककर हर एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। आपको मैंने वक्त दिया, अब जयराम विप्लव जी को भी बोलने दीजिए, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास। 2 और मेहमान हैं करके आप निकल तो नहीं जाओगे। मतलब आप कह के निकल सकते हो, आप कुछ भी कह के निकल सकते हो और दूसरा कोई आंकड़ा पेश करे। अब आप इस आंकड़े को चैलेंज करना चाहते हैं, कर दीजिए। आप इसकी शिकायत भी आप प्रेस काउंसिल में जाके कर दीजिए कि अशोक श्रीवास्तव ने गलत आंकड़े रखे। मैं प्रेस काउंसिल में आंकड़ों को साबित कर दूंगा। मैं सप्पल जी, जयराम विप्लव जी, सप्पल जी, अगर आपको लगता है कि आंकड़े गलत हैं तो आप प्रेस काउंसिल में मेरी शिकायत कर दीजिएगा। मैं प्रेस काउंसिल में, अभी आपने प्रेस काउंसिल में जिक्र किया ना कि आप प्रेस काउंसिल जाएंगे, तो मेरे इन आंकड़ों को लेकर प्रेस काउंसिल में चले जाइएगा कि मैंने यूपीए सरकार के आंकड़े गलत पेश किए। मैं प्रेस काउंसिल में इसका जवाब दे दूंगा। बोलिए जयराम विप्लव जी, जवाब दीजिए। जयराम विप्लव जी जवाब दीजिए। अरे अभी इनके कान पकड़ूंगा। अरे आप भाषण दे रहे, अरे सप्पल जी, सुबह इतने लंबे लंबे भाषण आप लोग दे चुके हैं, अब तो कम से कम अपने सवालों का जवाब ले लीजिए ना। भाषण तो आप दे चुके हैं, ये भाषण का मंच नहीं है। जयराम विप्लव जी बोलिए। अशोक जी अभी कान पकड़ता हूं। अभी देखिए, इन्होंने एक बात कह के बड़ी चालाकी के साथ बचने की कोशिश की। इन्होंने कहा छठी अर्थव्यवस्था तो बहुत सालों पहले हो गए थे। तो मैं इनको याद दिला दूं, 2013-14 के फाइनेंशियल ईयर में 11वें नंबर पर हम थे और 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में छठी अर्थव्यवस्था बने थे, फ्रांस को पीछे करके। ये पीआईबी की 1 फरवरी 2019 की प्रेस रिलीज कहती है, सरकारी आंकड़ा सरकारी डाटा में बता रहा हूं। तो आप आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। भारत की 2022-23 की प्रथम तिमाही में 13.5% की विकास दर दिखाई पड़ रही है। तो इन 2 बातों को अगर हम कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में और रसिया यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में देखें, तो जहां पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा है, उसमें भारत के लिए बड़े अच्छे संकेत भविष्य की ओर दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, लेकिन जयराम विप्लव अभी सप्पल जी ने कहा टैक्स टेररिज्म, उन्होंने कहा ये शब्द कभी ये शब्द यूपीए सरकार के लिए भी इस्तेमाल होता था, टैक्स टेररिज्म का। लेकिन सवाल ये कि इस वक्त जो है जिस तरह की जीएसटी बार बार लगाई जा रही है, छोटी छोटी चीजों पर लगाई जा रही है, लोग कह रहे हैं कि उससे आम आदमी पर जो है बोझ बढ़ा है और वो जो है आम आदमी को रियायत देने की जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे वो कोरोना काल हो या बाकी कोई भी काल हो। देखिए, मैं एक आंकड़ा बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि कितनी चालाकी से, मतलब कितनी हास्यास्पद बातें करते हैं राहुल गांधी और उनके नेता। एक आंकड़ा है कि अभी लेटेस्ट जुलाई का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1.49 लाख करोड़ है और लगातार 5 महीनों का जो स्तर था वो 1.4 लाख करोड़ था। कुल आप देखेंगे तो 3.77 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन आया, उसमें प्लस करते हुए 3.93 लाख करोड़ राज्यों को दिया गया है। अन्य मदों में भी जो राज्यों का बकाया था वो भी उन तक पहुंचा है। तो ये साफ बताता है, ये आंकड़ा मैं इसलिए बता रहा था कि ये जो कलेक्शन है, सामान्य जनता को क्या भ्रम भरमाने का प्रयास करते हैं कि लूट रहे हैं। सुन लीजिए, बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए गुरदीप जी, 10 सेकंड सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि कलेक्शन करके अपने दोस्तों की जेब में मोदी जी डाल दे रहे हैं। ये बार बार राहुल गांधी की लाइन होती है, जबकि कलेक्शन करके ये राज्यों की जेब में जाता है और वहां से योजनाओं के माध्यम से ये जनता की जेब में जाता है। और एक और लाइन कह दूं, ये राजीव गांधी की सरकार नहीं है जहां पर 1 रुपया भेजने पर 85 पैसे दलाल खा जाते थे। आज 1 रुपया भेजते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओके, चलिए मैं एक और ब्रेक मैं आऊंगा सप्पल जी, आऊंगा। आप मौका देंगे इस पे, जवाब दीजिएगा सप्पल जी। मैं विज्ञापन एक ब्रेक ले लूं मैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी और शैलेंद्र दुबे जी के पास भी जाऊंगा। मैं 1-1 मिनट, क्योंकि अब मेरे पास समय कम है, मैं 1-1 मिनट में आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा इस ब्रेक के बाद। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself.
अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नवजात शिशु को पहले 6 महीने तक माँ के दूध से सारा जरूरी पोषण मिल जाता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी पोषण की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। 6 महीने से 2 साल तक माँ के दूध के साथ साथ बच्चों को अन्य खाद्य चीजें भी देना आवश्यक है। कॉम्प्लीमेंट्री भोजन देते समय खाद्य सुरक्षा के इन पहलुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को अच्छे से धो लें, जैसे दाल, चावल, सब्जी, फल इत्यादि। बच्चे को उबला हुआ पानी ही देना चाहिए और उसके भोजन को भी उबले हुए पानी से ही तैयार करना चाहिए। भोजन बनाने और खाने से पहले माता पिता और बच्चों के हाथों को साबुन से धोना चाहिए। ये कीटाणुओं द्वारा भोजन के दूषण व उससे बच्चों में होने वाले दस्त या डायरिया से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। जहाँ तक संभव हो बच्चों को ताज़ा खाना ही दें। साफ बर्तन के इस्तेमाल करने से भोजन में कीटाणुओं की रोकथाम की जा सकती है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए साफ कटोरी और चम्मच का इस्तेमाल करिए। इन बातों का रखो ध्यान ताकि बच्चे रहें स्वस्थ और खुशहाल। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, तो कोई परिवार से पिछड़ा हुआ। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। मैं एक अध्यापिका हूँ। हमने कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई है, पर सड़क पर रह रहे बच्चे इस शिक्षा से आज भी वंचित हैं। इन बच्चों की मदद हमें व्यक्तिगत क्षमता में करनी चाहिए। अपनी सेवाएं देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे शिक्षा देने की सेवा, मेडिकल सेवा, लीगल सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन।
An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. चलिए दो टूक आप देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से एक ट्वीट जो है मैंने जब प्रोग्राम शुरू हुआ उससे पहले ट्वीट किया था और उसके बाद जो है एक रिएक्शन में सिर्फ पढ़ दूं। ये कार्बन इंजीनियरिंग करके एक व्यक्ति हैं, वो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं थैंक यू सर, ऑल अदर चैनल्स आर शोइंग कमेंट्री ऑन इंडो पाक मैच, यूक्रेन वॉर और अदर फ्रिवलेस इश्यूज। यू हैव टेकन पेन टू कवर कांग्रेस रैली। और इसके अलावा एक और ये ट्वीट कर रहे हैं, हालांकि उसमें ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल अगर कहीं है तो राजस्थान में। एनीवे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन जल्दी से सपल जी, आप जवाब देना चाहते थे, 1 मिनट में आप अपनी बात कहें, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। जी, दो बातों का जवाब जयराम जी की। जयराम जी, FDI तो जो अपना GST कलेक्शन तो बढ़ रहा है, सच है, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि GST कलेक्शन बढ़ क्यों रहा है। उसके 3 मुख्य कारण है। ग्रोथ सिर्फ कारण नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, जितना चीजों का रेट बढ़ता है उस पर GST भी उतना ही बढ़ता है। दूसरा, पेट्रोल डीजल जितना महंगा हुआ है उससे आने वाला GST, जो पेट्रोल आप आयात करते हैं पेट्रोल डीजल, उस पर IGST लगता है, उसमें 96% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 1 साल के अंदर। और दुनिया से जो आयात कर रहे हैं, चाइना से हमारा निर्यात $27 बिलियन था और आयात कहा जा रहा है। 1 मिनट, पूरी बात कर लीजिए। चाइना से जो आयात हुआ वो $100 बिलियन का हुआ, निर्यात 27 बिलियन। इसकी वजह से जो विदेश से आयात में लगने वाला टैक्स है IGST 56% बढ़ा है। और इसकी वजह से चूंकि हमारा देश का पैसा बाहर जा रहा है, आयात में टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन आपका रिजर्व बैंक का जो रिजर्व है डॉलर का वो घट रहा है। 11% घट गया पिछले 11 महीने के अंदर, 11%, क्योंकि डॉलर संभल नहीं रहा है। सच्चाई है। और दूसरी बात आपने कहा स्टेट और केंद्र की, मैं ये बता दूं अशोक जी आपको, पूरे देश का जितना टैक्स आता है, जितना भी टैक्स आता है, 62% केंद्र सरकार के पास जाता है, 62%। और पूरे देश में सारी मिला के सरकारें जितना खर्चा करती हैं, 62% राज्य सरकारें करती हैं। सर, यानी टैक्स तो दुगना लेती है केंद्र सरकार, मेरे पास समय और उसके बाद वित्त मंत्री कहती है मोदी जी मेरे पास समय इतना ही। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं आपके पास आता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या वास्तव में आपको लगता है भारत की स्थिति बहुत खराब है? क्योंकि मैं इस कंटेक्स्ट में भी जानना चाहूंगा, कुछ दिन पहले तक तो ये कहा जा रहा था कि भारत श्रीलंका बनने वाला है, श्रीलंका में जो कुछ हुआ था। आज भी कहा जा रहा है कि भारत की बहुत खराब स्थिति है। सपल जी कह रहे हैं, तमाम आंकड़े दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत, कांग्रेस ने कभी नहीं बोला अशोक जी कि भारत श्रीलंका बनने जा रहा है। हमने नहीं बोला, जिसने बोला वही बताइए। मुझे लगता है कि ये कहने का साहस किसी में नहीं होना चाहिए अगर वो जरा सा भी समझदार है। अगर वो मूर्खता के पहाड़ पर बैठा हुआ है और अपनी किसी हर्षवर्धन जी क्लियर कर दीजिए कि कांग्रेस ने कभी नहीं बोला। सर, उन्होंने कहा किसी को आप क्यों अपने पर ले रहे हैं? मैंने तो क्लियर कर दिया, आपको बोलने दीजिए ना। अब सर आप पूरे प्रोग्राम में सबको टोक रहे हैं, आपको कोई नहीं टोक रहा। उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने सवाल उठाए, सवाल उठा दिया, आपने क्लैरिफाई कर दिया। आपको क्यों लगता है कि बार बार आपको क्लैरिफाई करने की जरूरत है? ओके हर्षवर्धन, मुझे पता नहीं मैं म्यूट हूं कि नहीं हूं। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे लगता है आपके मन में क्या है, मन में कोई चोर बैठा कि आप बार बार क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपने एक बार कर दिया, आपने एक बार कह दिया, दर्शकों ने सुन लिया। आप हर्षवर्धन जी को अपनी बात कहने दीजिए। हर्षवर्धन जी को सुन लीजिए, उनका टाइम जा रहा है। अशोक, ये सिर्फ 3-4 जरूरी बातें जिसको लोगों को जरूर जान लेना चाहिए। जब हम कहते हैं कि 2008 की मंदी में भारत की GDP ग्रोथ क्या थी, तो सबको ध्यान में रहना चाहिए कि 3.09% थी। ये बहुत जरूरी है समझना। भारत में सबसे ज्यादा महंगाई दर कब रही? तो सबसे ज्यादा औसत 10% की महंगाई दर UPA 2 में रही। 10% जब मैं कह रहा हूं तो 10% नहीं है, वो 13.5% के ऊपर गई थी। तो ये दोनों आंकड़े पहले ध्यान में रखिए। अब दूसरी बात पर हम आते हैं। जब हम कह रहे हैं कि भारत की अभी की स्थिति क्या है, तो जो फ्रेजाइल 5 में कंट्री थी UPA के समय में, आज दुनिया की सबसे प्रॉमिसिंग 5 इकोनॉमीज में से है। जब हम कहते हैं कि भारत पर भरोसा कैसे है, तो दुनिया का हर वेंचर कैपिटलिस्ट से लेकर FPI वाला वो कहता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। फिर हम कहते हैं कि इंडियन रूपी बड़ा गिरा जा रहा है,
तो कमाल की बात यह है कि दुनिया की कोई करेंसी संभाल नहीं पा रही अपने आप को, और जाहिर है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास $600 बिलियन से ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, जो रिकॉर्ड है, तो उसका उपयोग वो करेंगे, और वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है। ये जो भी अर्थशास्त्र जानता है वो थोड़ा बहुत समझेगा। अब बात कर लेते हैं जीएसटी की, जिसको लेकर कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया, उनमें एक राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक शामिल है, और राहुल जी भी अक्सर बोलते हैं कि सब अपने उद्योगपति दोस्तों को मदद कर देते हैं, दही, दूध, आटा, चावल। तो भैया ये तो कोई भी जानता है कि जीएसटी कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उसकी वसूली नहीं होती है। स्टेट गवर्नमेंट के जरिए बाकायदा वो एक्सचेकर टू एक्सचेकर जाता है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू का हिस्सा होता है। निश्चित तौर पर उसमें इन्फ्लेशन का एक हिस्सा हमेशा रहता है, लेकिन वो कंपोनेंट उस वक्त भी था जब 13.5% से ज्यादा की महंगाई हुआ करती थी, और जिस वक्त ये साहस तक नहीं था कि दुनिया को बता पाते कि भारत का रोडमैप क्या है। 10 बड़े अर्थशास्त्रियों ने लिखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि साहब पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकलिए, देश बर्बाद हो रहा है। आज ऐसा कोई नहीं कह रहा है। ये वाला तमाशा बंद होना चाहिए। ओके, मैं पहले ही समय से 4 मिनट ओवरशूट कर चुका हूं, लेकिन मैं आज चाहता था सपल जी की जो शिकायत थी, वो शिकायत भी उनको 4 मिनट मैंने उनको ज्यादा भी दे दिए, क्योंकि उनको शिकायत नहीं रहनी चाहिए कि मैंने उनको मौका नहीं दिया। मैंने राहुल गांधी को भी भाई साहब, राहुल गांधी के दिखाए, उसके बाद भी उनकी शिकायत बनी रहे, तो मैं नहीं जानता कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो स्क्रिप्ट जो भेजे वो मैं उसको पढ़ूं, तो सपल साहब माफी चाहता हूं, स्क्रिप्ट आप जो भेजेंगे उसको मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखूंगा, अपनी स्क्रिप्ट बोलूंगा, ये मेरा अधिकार है। मेरे इस अधिकार को आप रोक नहीं सकते, ना मेरे मुंह पर आप पट्टी लगा सकते हैं मेरे सवाल पूछने से। तो दो टूक में आज के लिए इतना ही। मैं आज जयराम विप्लव और दूसरे मेहमान जो हैं उनको भी अतिरिक्त समय नहीं दे पाया, उनको आखिरी में भी समय नहीं दे पाया, क्योंकि मैं आज कांग्रेस को ज्यादा समय दिया। ये मेरे दर्शक देख रहे होंगे, लेकिन ठीक है, आपको प्रेस काउंसिल में जाना है, जो भी करना वो आपके ऊपर है। लेकिन दो टूक में महंगाई को लेकर जो बात हुई, जो सवाल हमने उठाया, वो सवाल जायज़ है, और वो सवाल उसका जवाब तो देश की जनता ही देगी, और वो देश की जनता कब देगी आप जानते हैं, वो वक्त भी आएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।